This call is now being recorded. This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन में उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, आज की फैकल्टी है इस सत्र की। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लता सीके उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रज्ञा राव उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी रह चुकी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डी नाम से विजिटर के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में राम सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो कानपुर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में विलास हुडे जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी चाइनीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रेटाइज 8 पर। अब हम लोग एक परीक्षण किताब है, परीक्षण 1, उसमें जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तिवारी जी इसको क्लास को 2 क्लास ले चुके हैं, एक तीसरा क्लास आज बाकी है। तो वही इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन, उसी पर चर्चा करने के लिए तिवारी जी को स्वागत करते हुए पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ। शेयर तो आप कर लेंगे तिवारी जी? जी सर। ठीक, तो स्वागत है पुनः आपका। और आप तो इन्वेस्टिगेशन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तिवारी जी के साथ। जी तिवारी जी। अरविंद सर को प्रणाम को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड वाले पोर्शन पे थोड़ी सी चर्चा बाकी थी, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो मैं स्क्रीन से बताता हूँ। शाळेच्या परिसरात आलेल्या स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ है। शाळेच्या परिसरात परिसर म्हणजे परिसर शाळेच्या परिसरात कोई माइक ऑन किया हुआ है। मैडम पुष्पा खरे, पुष्पा मोरे मैडम। हाँ ठीक, हो गया जी। तो प्लाज्मा प्रोटीन से आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसको लेके। इसके पहले जो था वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग जो भोजन इंटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये मुख्य रूप से है, बाकी मिनरल्स और विटामिन है। तो प्रोटीन की बात हो रही है। प्लाज्मा जो है ब्लड का एक पार्ट, जिस लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, उसमें जो प्रोटीन है उसकी चर्चा अभी करते हैं। मनुष्य जो प्रोटीन इंटेक करता है ना, वो एंजाइम उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने से वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के लिए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना है। यही डाइजेशन था, हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो एलिमेंट जिस कंडीशन में एब्जॉर्ब हो जाए तभी वो वहां तक पहुंचने पर ही वो डाइजेशन कहलाएगा। तो डाइजेशन के लिए ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम की हेल्प होती है। और इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड लिवर को जाता है, और लिवर में ये कैपेसिटी है कि अमीनो एसिड का दूसरा पोर्शन, क्योंकि अमीनो एसिड बहुत सारी चेन है, अलग अलग कंपोजिशन है इनके, तो अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है लिवर। लिवर के पास ये कैपेसिटी है कि वो कन्वर्ट करेगा, उनको बनाता है। केवल इसेंशियल अमीनो एसिड को कन्वर्ट नहीं करता।
अमीनो एसिड विभिन्न हाथ जोड़कर शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि शरीर में प्रोटीन का स्टोरेज नहीं है, फैट स्टोर होता है लेकिन प्रोटीन का कोई डायरेक्ट स्टोरेज नहीं है, फैट स्टोर होता है, दिखता है। अब जो प्लाज्मा है ब्लड में वही बताता है कि प्रोटीन का क्या कंडीशन है। दर्पण है का मतलब ब्लड टेस्ट से हम लोग ये जान पाएंगे कि जो प्लाज्मा है में प्रोटीन है, प्लाज्मा में जो कि अलग अलग है रूप में, वो ब्लड टेस्ट से जाना जा सकता है। प्लाज्मा में जो सॉलिड कार्बनिक वो है ना, ये प्रोटीन की मात्रा कितना होगी 6.5 to 8 ग्राम परसेंटेज, मतलब 100 ml या 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब कि पर 100। तो अगर 100 ml लिया जाए प्रोटीन प्लाज्मा, तो उसमें जो प्रोटीन की टोटल क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 6.5 to 8 ग्राम इन 100 ml ऑफ प्लाज्मा। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या होगा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। ये प्रोटीन के अलग अलग पार्ट्स वो है, नाम है कि ये इस फॉर्म में होगा, एल्बुमिन के फॉर्म में होगा प्रोटीन, ग्लोबुलिन के फॉर्म में होगा, फाइब्रोनोजन, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में। सॉरी थोड़ी सी कफ है। प्रोटीन जो है प्लाज्मा में क्या क्या फंक्शन करता है, यूज क्या है प्रोटीन का, सेल का वाल का कंस्ट्रक्शन करता है। जो सेल बॉडी में है उनकी जो वाल है उनका कंस्ट्रक्शन होता है प्रोटीन से। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है फ्लूइड एक्सचेंज के लिए। अमीनो एसिड के जो सदस्य है वो NH2 क्षारीय या COH अम्लीय आयंस के रूप में बफर उपलब्ध है, माने अवेलेबल रहते किसी फंक्शन के लिए। ये बफर का मतलब है कि अवेलेबल है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, जब जरूरत होगी वो जैसी जरूरत होगी वो यूटिलाइज किए जाएंगे। शरीर के अन्य उपयोगी अनुपयोगी तत्वों को लेकर भ्रमण करता है, मतलब ये जो प्रोटीन है कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम लोग को याद है हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन में बदलता है तो उसको लेके जाता है एल्बुमिन लीवर के पास, तो वही ट्रांसपोर्ट करता है, या ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो एक एग्जांपल था। तो ट्रांसपोर्ट करता है जो यूज होने वाले या यूज नहीं होने वाले जो ब्लड में एलिमेंट है ब्लड में। कोगुलेशन में, कोगुलेशन जो फाइब्रोनोजन है माने कोगुलेशन में के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। कोगुलेशन मतलब रक्त जो अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड बहने से रोकने के लिए, मतलब ब्लड को जमने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। ये प्रोटीन की मुख्य भूमिका है। और क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम का सिंथेसिस करता है। मैंने प्रोटीन की भूमिका ये है कि ये मुख्य भूमिका है जिनमें इनका यूटिलाइजेशन है प्रोटीन का। ये कह रहा है कि प्रोटीन प्लाज्मा में अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, भूमिका अलग अलग है, ये काम होते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन होंगे जो ब्लड में या सीरम में प्रोटीन अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी क्या क्या मुख्य वो रीजन हो सकती है या कैसे। तो अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खा रहा, माल न्यूट्रिशन है, ऐसा खाना खा रहा जिसमें प्रोटीन नहीं है, तो ब्लड प्लाज्मा में ब्लड उपलब्ध नहीं होगा। पाचन तंत्र में अगर डाइजेशन में ही प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म डाइजेशन हो गया मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, माने डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, डाइजेशन हो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। पहले कंडीशन क्या थी, उपलब्ध नहीं है। दूसरा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, माने अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। और तीसरा, कन्वर्ट होने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तीन फंक्शन है, इंटेक नहीं है, या डाइजेशन नहीं हो रहा, या बनने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो अगर प्रोटीन की कमी है तो ये मुख्य भूमिका है। दूसरा, ये बनते कहाँ से, लीवर से मुख्य रूप से। तो अगर लीवर में ही प्रॉब्लम है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगी प्रोटीन। किडनी द्वारा, किडनी अगर प्रोटीन को निकाल दे रही है बाहर, एक्सक्रीट कर दे रही है,
तो कम हो जाएगा। रोगी के शरीर में प्रोटीन की चोरी, मैलिग्नेंसी, मतलब प्रोटीन कहीं कोई पार्ट ले जा रहा है एक्स्ट्रा जिसकी जरूरत नहीं है, वो मेजर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो अगर ब्लड में प्रोटीन नहीं मिल रहा है किसी कारण से, कम मिल रहा है, तो ये कुछ कारण है जिनके कारण आपको लीवर में वो प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं दिख रहा है। अभी एक तो खा नहीं रहे हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा है, या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी बहाल कर दे रही है, या प्रोटीन चोरी हो रहा है, मैलिग्नेंसी। कितना होगा अगर उसको हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो उसके पार्ट है, उनकी क्या क्वांटिटी है। तो एल्बुमिन 3.6 से 5.2 ग्राम पर 100 ml, ग्लोबुलिन अल्फा 2.1 2.4 और अल्फा 2.4 2.8, ये ग्लोबुलिन का अल्फा ग्लोबुलिन और अल्फा 2 ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन 0.5 से 1.2 ग्राम पर 100 ml और गामा 0.7 से 1.5। गामा कहीं और बनता है, हम लोग पहले बात किए थे, बीटा कहीं और बनता है, गामा अल्फा बीटा लीवर से बनता है और गामा लिम्फ नोड से। फाइब्रोनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है लीवर से 0.2 से 0.4 ग्राम पर 100 ml है। ये कुछ रोग हैं, जब रोग हो जाएंगे तो प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब जो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन के पार्ट्स अल्फा बीटा गामा या अल्फा 2 अल्फा 1, तो ये कुछ रोगों में वेरी। तो ब्लड टेस्ट में अगर आपको लगता है कि एल्बुमिन कम हो गया है या ग्लोबुलिन ज्यादा हो गया है, तो उसको किस नाम से रोग को डिफाइन किया जाएगा। तो जैसे बोल रहा है ग्लूमेरुलोनेफ्रोसिस, अगर ये रोग है तो इसमें क्या होगा, नेफ्रोसिस माने किडनी से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है, एल्बुमिन गिर जाएगा, अल्फा 2 ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा और गामा ग्लोबुलिन गिर जाएगा। तो अगर ब्लड टेस्ट में इस आपकी जो नॉर्मल रेंज है उससे ये वेरी कराता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस उसका नाम होगा। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गई तो गामा ग्लोबुलिन बढ़ेगा और एल्बुमिन गिर जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि लीवर क्या होता है, एल्बुमिन को बनाता है, लीवर खुद बीमार हो गया तो एल्बुमिन गिर जाएगा। जिसको लीवर बनाता है अगर वही लीवर बीमार हो गया तो जो बनाता है उसको बना नहीं पाएगा। तो जैसे अल्फा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन को लीवर बनाता है, तो लीवर के बीमार होने से क्या होगा, एल्बुमिन गिर जाएगा। गामा ग्लोबुलिन कहीं और बनता है तो बढ़ गया, मतलब कि वो लीवर से मतलब नहीं है, लिम्फ नोड्स या लिम्फोसाइट में अगर बनेगा तो वो है। तो ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि या तो एक्सक्रीट कर दे रहा है या जो बीमार है वो बना नहीं रहा है। तो ये डिजीज का नाम है। जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है, इसमें अल्फा 2 ग्लोबुलिन हायर हो जाएगा। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे डायबिटिक पेशेंट का तो उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी ये कि अल्फा 2 ग्लोबुलिन की परसेंटेज हायर मिले। रूमेटाइड आर्थराइटिस गामा ग्लोबुलिन ऊपर मिलेगा, अल्फा 2 ग्लोबुलिन ऊपर मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। लिम्फेटिक ल्यूकेमिया गामा ग्लोबुलिन नीचे मिलेगा, वही लिम्फ नोड में गामा ग्लोबुलिन बनता है इसलिए ये कम मिलेगा। अगर लिम्फ में प्रॉब्लम अगर लिम्फ नोड्स में तो प्रॉब्लम आने से गामा ग्लोबुलिन गिर जाएगा। वही लीवर की केस में गामा ग्लोबुलिन हायर मिलेगा, एल्बुमिन कम मिलेगा, क्योंकि लीवर एल्बुमिन को बनाता है और यहाँ गामा ग्लोबुलिन को लिम्फ नोड बनाते हैं। तो अगर लिम्फ नोड में ही बीमारी आ गई तो गामा ग्लोबुलिन की परसेंटेज कम हो जाएगा। मोनोसाइट ल्यूकेमिया ये भी वही बनेगा तो गामा ग्लोबुलिन, लिम्फोसाइट मोनोसाइट ये दोनों लिम्फ नोड में बनते हैं तो इसलिए गामा ग्लोबुलिन का परसेंटेज चेंज होगा। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस गामा ग्लोबुलिन हायर, अल्फा ये ग्लोबुलिन लीवर की प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लीवर प्रॉब्लम है तो गामा ग्लोबुलिन हायर मिलेगा क्योंकि लिम्फ नोड में बनता है, और अल्फा 2 ग्लोबुलिन नीचे होगा क्योंकि लीवर में बनता है। यहाँ क्या कह रहा है कि सभी प्रकार की प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर लीवर में बनते हैं। तो जब भी लीवर को डिजीज होगी, लीवर बीमार होगा, तो उससे बनने वाले जो प्रोटीन है, उससे बनने वाले जो प्रोटीन है वो कम हो जाएंगे, और लिम्फ नोड में प्रॉब्लम होगी तो उससे बनने वाले कम हो जाएंगे।
तो यही कह रहा है कि जहां से बन रहा है अगर वो बीमार हुआ तो उससे बनने वाला प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगा। सामान्य स्तर क्या, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो 3:1। यही अनुपात लीवर क्रोनिक में उलट जाता है। अगर लीवर बीमार हो जाएगा तो लीवर बीमार होगा तो एल्बुमिन बनेगा नहीं और ग्लोबुलिन हायर हो जाएगा, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। वो कहने का मतलब ये है कि लीवर बीमार होते ही जो एल्बुमिन लीवर से बनता है वो कम हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जिस पार्ट में बीमारी आएगी उससे बनने वाले प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा या नहीं होगा, तो दूसरा वाला आपको ज्यादा दिखेगा, एक्चुअली वो बढ़ेगा नहीं, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि 3:1 का है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का, अगर एल्बुमिन 3 की जगह 1 बनने लगा तो 1:1 हो गई, ये 3 गुना हो गया। तो ग्लोबुलिन अपनी जगह पे है, लेकिन एल्बुमिन गिर जाने से ये जो रेशियो है वो अलग दिखाई देने लगेगा, जबकि ग्लोबुलिन उतना ही रहेगा, गिरेगा एल्बुमिन, लेकिन ये रेशियो आपको अलग दिखाई देने लगेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ एल्बुमिन विल बी लोअर। ये अगर लीवर की प्रॉब्लम होती है, हेपेटिक फेल्योर है या लीवर सिरोसिस, तो लीवर में कुछ भी होता है तो एल्बुमिन, मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर एल्बुमिन ब्लड में गिरा हुआ है तो आपको लीवर के बारे में सोचना चाहिए कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर गामा ग्लोबुलिन गिरा हुआ है तब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या लिम्फ नोड में कोई प्रॉब्लम है, ये बताने की कोशिश। फाइब्रोनोजन क्या करता है, ब्लड ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर किसी को ब्लड बार बार नहीं रुक रहा है, माने फाइब्रोनोजन कम है, तो लीवर भी इफेक्टिव हो सकता है। अब हम लोग सोचेंगे ब्लीडिंग में लीवर का क्या काम है, तो लीवर का काम है फाइब्रोनोजन को बनाना जिससे कि ब्लीडिंग रुकती है। किसी भाग में अगर एडेमा हो गया तो अगर उसकी प्लाज्मा प्रोटीन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, क्योंकि सूजन को हम लोग किडनी से रिलेट करने की भी कई बार कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम है और यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है तो उसको एडेमा हो सकता है, सूजन हो सकता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है किसी की बॉडी सूज गई, माने सूजन आ गया, तो लोग बोलते हैं यार किडनी चेक कराओ। किडनी चेक कराने का मतलब है कि वो प्रोटीन का एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में उसको चेक कराना है और ब्लड में प्रोटीन चेक कराना है। एक तो ब्लड में नहीं बन रहा है, रीजन वो हो सकता है प्लाज्मा प्रोटीन माने सीरम प्लाज्मा में, या एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है। ये दोनों केस में प्लाज्मा प्रोटीन कम होगा, एक्सक्रीट ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगा, या बनना कम हो गया तो कम होगा। तो ये दोनों ही केस में चेक कराना चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन। निष्कर्ष क्या है, ये कोई स्पेशल आपको रोग को निदान नहीं करेगा, लेकिन आपको ये इंडिकेट कराएगा कि ये जो रोग है, ये प्रोटीन है, ये किससे बनता है और किससे नहीं बनता है। तो उस तरफ इंडिकेट करता है कि आपको क्या सोचना चाहिए। जैसे फाइब्रोनेजन कम है तो प्रोथ्रोम्बिन, एंटी हीमोफिलिक, ग्लोबुलिन और क्रिसमस फैक्टर ये सब अगर कम है, क्योंकि फाइब्रोनेजन ब्लडिंग में ये काम आते हैं, ये रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पर हमको सोचना है। तो ये था प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन, कहाँ से बनता है और कहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, यूरिन में चेक करेंगे और ब्लड में प्लाज्मा में चेक करेंगे, अलग अलग अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा, गामा ग्लोबुलिन, इन सब चीजों को चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या लीवर इफेक्टिव है या लिम्फ नोड इफेक्टिव है, या जो इफेक्टिव है वो बन कहाँ से रहा है। तो जहां से बन रहा है उस पर हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल। लिपिड हम लोग टेस्ट करवाते हैं ब्लड में, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं कि जो ये फैट है ना, ये हम लोग प्रोटीन की बात किए थे, अब हम लोग फैट की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोटीन था प्लाज्मा प्रोटीन, और ये फैट की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो भोजन इंटेक करते हैं, प्रोटीन 15%, कार्बोहाइड्रेट 50% और फैट 35%, वाटर, मिनरल्स और विटामिन तो हम लोग लेते हैं। भोजन में जो बसा है न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल के रूप में रहता है भोजन। अब जैसे प्रोटीन है वैसे फैट भी अपना काम करेगा,
लेकिन प्रोटीन का कोई स्टोरेज नहीं है, ये स्टोर होता है। फैट क्या होता है, बॉडी में स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन आपको ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा, और ये स्टोरेज है। जैसे प्रोटीन के हम लोग फंक्शन देखे थे कि सेल की वाल बनाएगी, अलग अलग चीजें बनाएंगी, वैसे फैट भी अपना काम करेगा। और इसकी क्या क्या कुछ भूमिका है। वसा भी माने फैट भी कोशिका एवं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में 50% है। मतलब सेल और इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको बनाने में इसकी 50% हिस्सेदारी है। प्रोटीन की भी हिस्सेदारी और इसकी भी हिस्सेदारी है। मतलब दोनों की उपस्थिति एक निश्चित मात्रा में चाहिए, तभी हमारे सेल्स के वाल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी चीजें अच्छे से बनेगी। इनके अलावा शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन, सेक्स एवं कार्टिकॉस्टेरॉइड हार्मोन्स तथा संचित ऊर्जा के रूप में बसा है। वही संचित कलेक्ट करके एनर्जी के रूप में ये उपस्थित रहता है। तो इसके अपने फंक्शन। वसा का संश्लेषण क्या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से शरीर की कोशिकाएं कर लेती है। ये देखिएगा, आवश्यकता अनुसार वसा का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से शरीर की कोशिका, मतलब प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से भी फैट कर लेता है हमारी बॉडी, किंतु भोजन में आवश्यक फैटी एसिड लेना आवश्यक, माने आवश्यक फैटी एसिड लेना ही है। किसी भी रोग के में भोजन में वसा का सहयोग न होना, अगर आपके पास फैट नहीं है तो आपको रोग बन सकते हैं। इसलिए कोई ये बोले कि ज्यादा फैटी नहीं खाना, वो ठीक है, लेकिन फैट का इनपुट आवश्यक है। इसलिए बैलेंस डाइट में 35% फैट इंटेक करना है। प्रोटीन का परसेंटेज कितना, 15, लेकिन फैट भी आपको 35% लेना है। इन्हीं को बोलेंगे हम फैट ही नहीं खाएंगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। ये जो ब्लड में ना लिपिड की, मतलब हमने उसको फैट से जोड़े, इसमें क्या क्या, जैसे लाइपोप्रोटीन है जो फैट के स्वरूप के है, इसकी हम लोग ये देखें कि कितना मिलीग्राम है। अगर लाइपोप्रोटीन में 100 mm प्लाज्मा है तो 700 मिलीग्राम लाइपोप्रोटीन होगा, जिसके अलग अलग फॉर्म होंगे। लाइपोप्रोटीन, यहाँ फैट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 700 मिलीग्राम जो 100 ml प्लाज्मा में ये लाइपोप्रोटीन होगा, उसमें क्या क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा 180 मिलीग्राम, फास्फोलिपिड 160 मिलीग्राम, ट्राइग्लिसराइड 160 मिलीग्राम और प्रोटीन 200 मिलीग्राम। ये अगर 100 mm मिलीलीटर प्लाज्मा लेंगे तो ये पूरी 700 ग्राम अगर लाइपोप्रोटीन की टोटल वैल्यू आएगी, तो उसको अलग अलग भागों में देखेंगे अलग अलग नाम से, तो इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। अब ये कैसे है, रक्त में ये जो लाइपोप्रोटीन है वो परसेंटेज में कैसे है और किस नाम से है। सॉरी, जो ये लाइपोप्रोटीन है परसेंटेज में काइलोमाइक्रॉन्स इस फॉर्म में है, किस इस नाम से है, वैल्यू वेरीज विथ डाइट, डाइट के हिसाब से वैल्यू वेरी तो करेगा, ये क्लियर है। 2% जो है प्रोटीन है, 2% फ्री कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल स्तर 3% है, ट्राइग्लिसराइड 90% है और फास्फोलिपिड 3% है। काइलोमाइक्रॉन्स में जो वैल्यू है वो ये है, प्रोटीन 2% होगा, फ्री कोलेस्ट्रॉल 2% होगा, कोलेस्ट्रॉल स्तर 3% होगा, ट्राइग्लिसराइड 90 होगा और फास्फोलिपिड 3% होगा। लेकिन किसी की डाइट अलग होगी तो थोड़ा ये वेरी करेगा। उसके बाद जो एक लाइपोप्रोटीन का फॉर्म है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL, LDL से भी छोटा है ये, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका परसेंटेज क्या है, ये दिखा रहा है 20 to 42 मिलीग्राम पर 100 ml में, परसेंट का मतलब पर 100 ml, DL भी डेसीलीटर में भी बोलते हैं लोग, लेकिन 100 का मतलब है कि पर 100% का मतलब। प्रोटीन 8% है, फ्री कोलेस्ट्रॉल 4%, कोलेस्ट्रॉल स्तर 16, ट्राइग्लिसराइड 55 और फास्फोलिपिड 17%। आइडियल है, आइडियल के किस फॉर्म में, इस नाम से इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 10, 5, 25, 40 और 20 ये परसेंटेज है जो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। उसके क्या LDL है, 20% प्रोटीन LDL में, फ्री कोलेस्ट्रॉल 7, कोलेस्ट्रॉल स्तर 46, ट्राइग्लिसराइड 6 और फास्फोलिपिड 21% है।
एलडीएल में आप देखेंगे कि जो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है ये 46% है, हायर है एलडीएल में, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट आईडीएल में 25 है और एलडीएल में 46 है। ये जो ईस्टर है ना, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये एलडीएल में 46% होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल में ये 46% है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। इसको हम बार बार दोहराएं कि आगे इसको हम लोग देखेंगे क्यों है, मैंने इसका क्यों देखना चाहते हैं। एलडीएल में 16% है और 50% प्रोटीन है, 4% ये जो वो संख्या है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर 16 है और कोलेस्ट्रॉल 4 है। ये परसेंटेज टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा इसको। वीएलडीएल 16, आईडीएल में 25, एलडीएल में 46 और एचडीएल में 60। ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है ये आइटम अपनी परसेंटेज से ज्यादा होने पे बहुत नुकसान करता है। किस फॉर्म में? ईस्टर के फॉर्म में, यही सबसे ज्यादा है एलडीएल। आगे देखते हैं। ये देखिए, उपरोक्त दिए हुए रूपों में बसा परिवार मानी फैट के फैमिली मेंबर है, ब्लड में घूमते रहते हैं। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी जो है लाइपोप्रोटीन, ये क्या है? लीवर में सिंथेसिस होता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन लीवर करता है। और वीएलडीएल की कैटाबोलिज्म से एचडीएल एवं इंटरमीडिएट आईडीएल बनता है। वीएलडीएल कहाँ बनता है? लीवर में। और जब इसका कैटाबोलिज्म होता है तो उससे एचडीएल बनता है और आईडीएल बनता है। सबसे छोटा कौन? वीएलडीएल। उससे बड़ा कौन? आईडीएल। और उससे बड़ा एचडीएल। वीएलडीएल, आईडीएल और एचडीएल। जो आईडीएल है ये डिग्रेड होकर एलडीएल बन जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो बीच वाला इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये डिग्रेड होकर एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। वीएलडीएल, आईडीएल और एचडीएल, जो वीएलडीएल है इंटर आईडीएल, ये एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? एलडीएल एक ऐसा लाइपोप्रोटीन है जो निम्न कोशिकाएं कैटाबोलाइज करके एक्सक्रीट कर देती है इस लाइपोप्रोटीन को। हेपेटिक सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स, धमनी के स्मूथ और मसल सेल, ये इनको एक्सक्रीट कर देती है एलडीएल को। हेपेटिक सेल लिवर से जुड़ा हुआ, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फ नोड और ये सेल इनको एक्सक्रीट करती है। किसको? एलडीएल को। अगर ये सेल ठीक से काम नहीं कर रही होंगी तो एक्सक्रीट नहीं करेंगे एलडीएल को। और एलडीएल हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एलडीएल क्या करता है? एलडीएल बनता है आईडीएल के डिग्रेड होने से। यहाँ क्या कहते हैं कि फैट जो है प्लस हो या माइनस हो, एक्स्ट्रा हो या कम हो जाए, दोनों में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइपोप्रोटीन के सदस्यों में से कोलेस्ट्रॉल और लाइकोप्रोटीन के प्रकार लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सामान्य से अधिक होने पर हृदय और धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान से देखिए, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, हम लोग बोलते हैं ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल कैसा है, एलडीएल की कम बात करते हैं, आम आदमी कोलेस्ट्रॉल की बात करता है। तो एलडीएल बनता कब है? आईडीएल से बनता है। तो एलडीएल क्या करता है और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं हार्ट को और धमनियों को। एचडीएल क्या करता है? ये अच्छा है, हम लोग बोलते हैं अच्छा, क्यों? क्योंकि वो एलडीएल को ले जाता है लीवर के पास और कैटाबोलिज्म कर दो भाई इसकी। एलडीएल खराब है और एचडीएल अच्छा है। यहीं पर हम लोग डिस्कस करें क्यों खराब है, क्यों अच्छा है।
एलडीएल जब ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट को और धमनी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक, आर्टरीज को हम लोग बोल रहे हैं। और जो एचडीएल है वो इस एलडीएल को लीवर के पास ले जाता है और उसको कैटाबॉलिज्म कराता है, क्योंकि लीवर के पास चाहिए, लीवर के पास पहुंचेगा एलडीएल तभी उसका कैटाबॉलिज्म होगा। तो ले जाने का काम कौन करता है? एचडीएल। इसलिए एचडीएल अच्छा है। एलडीएल नुकसान करता है तो नुकसान करने वाले को पकड़ के ले जाता है कि जिसको कैटाबॉलिज्म होना है लीवर के पास, इसलिए एचडीएल बेटर है। लोग बोलते हैं एचडीएल अच्छा है कि एलडीएल अच्छा है। एलडीएल अच्छा नहीं है क्योंकि हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। एचडीएल अच्छा ये है कि एलडीएल को ले जाता है लीवर के पास, कैटाबॉलिज्म करवाता है। एलडीएल के पास जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है ये अधिक है, हमने पहले ईस्टर दिखाया था 46 में, तो ईस्टर अधिक है और ये जाके धमनियों को रोकता है, ब्लॉकेज करता है। क्या करता है? ईस्टर जो है धमनी को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड की वेसल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। और एलडीएल में या कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? वो हार्ट को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है कोलेस्ट्रॉल, और ईस्टर जो है धमनी में नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर और एलडीएल का ध्यान रखना आवश्यक है। एलडीएल ध्यान रखेंगे तो ईस्टर का आपको पता चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी पता चलेगा। तो पूरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी आपको देखना है और एलडीएल भी देखना है। एलडीएल के कारण आपको कोलेस्ट्रॉल ईस्टर देखना है जो धमनियों को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल और ये दोनों ही नुकसानदेह है। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो एलडीएल अच्छा नहीं और एचडीएल अच्छा, क्योंकि एचडीएल एलडीएल का ले जाके कैटाबॉलिज्म करवा। ब्लड लिपिड प्रोफाइल रोग की गहराई का अनुमान, जब वो कराते हैं ब्लड टेस्ट जिसमें लिपिड टेस्ट, प्रोफाइल टेस्ट होगा, तो अंदाजा लगता है कि क्या हुआ होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक मेलाइटिस, अनकंट्रोल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर काम अच्छे से कर रहा है और लीवर के बाद जो है बाइजूस आगे नहीं जा रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव उसको बोलते हैं। हिपैटिक और जो पोस्ट हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक, हिपैटिक के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव उसको बोलते हैं। मैक्सिडोमा, एंजाइना पेक्टोरियस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो डिजीज है इनसे अंदाजा लगता है, इन अगर ब्लड लिपिड प्रोफाइल में कोई चेंजेस है तो अंदाजा लगेगा कि ये रोग आप उस व्यक्ति को हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कब कम हो जाएगा? स्वाभाविक है, माल होगा, माल एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सिंड्रोम है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है चीजें। एब्जॉर्ब कहाँ होती है? जीआईटी में हम लोग बोले थे, एसआईएलआई में मैक्सिमम एसआई में होती है, स्टमक में मिनिमम होती है। पर्निशियस एनीमिया बन नहीं रहा, हिमोलिटिक जॉन्डिस, वही लीवर से पहले डेथ ज्यादा हो रही है हीमोग्लोबिन की, थायरोटॉक्सिन और सिस मसल्स वेस्टिंग डिजीज। तो ये कुछ डिजीज हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो इनमें से कोई एक डिजीज होने की संभावना रहे। क्या है? रक्त प्रोफाइल से मिले मान को आपस में खोलो। ये जो मिलेगा एलडीएल, एचडीएल, आईडीएल, इनमें क्या रिस्क हो, कैसे इसको रीड करेंगे? सीरम कोलेस्ट्रॉल का सदा सामान्य से अधिक मान होना रोगी में प्राइम रिस्क फैक्टर। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अगर नॉर्मल ब्लड में, सीरम में, ब्लड का मतलब सीरम में अगर वो है, क्योंकि एलिमेंट निकाल लेंगे तो सीरम हो जाता है, जो कण है ब्लड पार्टिकल्स, तो सीरम। तो सीरम में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि आप कोरोनरी हार्ट डिजीज की तरफ जा सकते हैं या धमनियों में आपके रोग हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल स्तरीय दोनों। वीएलडीएल अधिक है और एलडीएल सामान्य है, माने वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंस। अगर इनमें वेरिएशन है, एक अधिक है, कौन? वीएलडीएल अधिक है और एलडीएल कम है, तो हार्ट डिजीज की तरफ। उस केस में अगर उल्टा बोल रहा, एलडीएल बढ़ गया और वीएलडीएल कम हो गया, तो हार्ट डिजीज। माने दोनों ही केस में ये कह रहा है कि
कोई भी इन दोनों में से बढ़ गया और एक सामान्य है तो हार्ट डिजीज की तरफ संभावना बन सकती है। कोई भी एक बढ़ा हुआ पाया जाए तो, और दूसरा सामान्य। तीसरी केस, एलडीएल का मान बढ़ना और एचडीएल का मान सामान्य से घटना। एचडीएल घट गया, एचडीएल बढ़ गया। हम लोग अभी बोले थे कि एचडीएल ले जाके क्या करता, कैटाबोलिज्म कराता एलडीएल का। अगर एचडीएल ही कम होगा तो एलडीएल का कैटाबोलिज्म नहीं होगा, कैटाबोलिज्म नहीं होगा तो एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कोलेस्ट्रॉल हायर होंगे, तो ये एथेरोमा प्लग मतलब भाई ब्लॉकिंग हो जाएगा, छोटी आर्टरीज में फंसेगा थ्रोम्बोसाइट। तो एलडीएल का ज्यादा होना और एचडीएल का कम होना अधिक हानिकारक है। रक्त में एलडीएल वीएलडीएल दोनों अधिक होना और खतरनाक है। दोनों ही केस में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ गया। तो ये कहने की कोशिश हो रही है कि ये वीएलडीएल और एलडीएल अगर ज्यादा है या कोई एक ज्यादा है या एचडीएल कम है तो आप हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज की जा सकते हैं, या आर्टरीज में भी आपको प्लग बन सकता है, एथेरोमा। ये प्लग मतलब दो जगह प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हार्ट में या ब्लड वेसल्स में, जो आर्टरीज हैं, धमनियां, इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन केस ऑफ हायर वीएलडीएल या हायर एलडीएल या लो एचडीएल। लो एचडीएल भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि हम खाली वीएलडीएल वीएलडीएल देखेंगे, एचडीएल भी देखेंगे, क्योंकि एचडीएल ही कैटाबोलिज्म कराएगा एलडीएल का। कोलेस्ट्रॉल को यदि छोड़ दिया जाए कि प्रेसिपिटेट हो जाए, जम जाए, क्योंकि इसका स्वभाव प्रेसिपिटेट होना है, डाउन मैंने नीचे जाके जहां भी वो रहेगा, तो ये संगमरमर की तरह एक ठोस सॉलिड हो जाएगा। मानव कोलेस्ट्रॉल वनस्पति में नहीं मिलता। हम लोग जो बाहर से इंटेक करते हैं वनस्पति सब्जियां या जो चीजें हैं, उसमें ह्यूमन से बनने वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य इसे जो चीजें खाता है उसे स्वयं बना लेता है, शरीर उसको बना देता है। जो कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन मेड है, जो बाहर नहीं मिलता, और बाहर के खाने के पदार्थों से शरीर इसको स्वयं बना लेता है। अगर बाहर से आप रोक भी देखा ना तो भी शरीर बना देगा, क्योंकि बनाना उसका काम है। तो शरीर के उत्पादन से आप बच नहीं सकते। शरीर में इसकी अधिकतम मात्रा कहाँ मिलेगी? एड्रेनल कॉर्टेक्स गोनाड्स में पाई जाती है। कहाँ पे? एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर, और गोनाड्स इसमें ये पाई जाती है। लिम्फ में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के लाइसोसोम में एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज न हो तो कोलेस्ट्रॉल निष्क्रिय पड़ा रहता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के लाइसोसोम में एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज होना है। हाइड्रोलेज माने पानी और बाकी चीजें रिएक्ट करेगी, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? निष्क्रिय पड़ा रहेगा, और ऊतकों में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। उलमैन्स डिजीज इसको बोलते हैं, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट होने से बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। स्टेरॉयड हार्मोन नहीं बनेंगे, मस्तिष्क और शरीर दोनों उम्र में कम मिलते हैं। इसलिए अगर आप फैट इंटेक कम कर देते हैं तो आपका डेवलपमेंट रुक जाता है। ऐसा नहीं कि फैट में बहुत प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, हम नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो आपका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। लेकिन वो 35% की बात कर रही है, पता लगा 70% फैट खा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो आप बैलेंस डाइट की बात हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, इसलिए कि आपको फैट चाहिए। आप जीरो फैट में नहीं चलेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। देखिए, मस्तिष्क और शरीर दोनों अगर डिफिशिएंट हो गया कोलेस्ट्रॉल तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों रुक जाएगा। तो चूंकि वो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत करता है, तो उनको आपको 35% के हिसाब से अगर आप फीड कर रहे हैं भोजन, तो ये केयर किया जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। एक बाद में जब आपको शरीर का ग्रोथ या डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन फैट आपको लेना है, नहीं लेंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा और सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम, क्योंकि चाहिए ही चाहिए वो।
इसलिए फैट लेना है। जन्म के बाद कुछ परिस्थितियां जिसमें कोलेस्ट्रॉल के मान में फिजियोलॉजिकल वेरिएशन मतलब मिलता है। वेरिएशन कैसे मिलेगा? अगर बच्चा जन्म हुआ और 2 वर्ष तक या 55 के बाद कोलेस्ट्रॉल का मान सामान्य से 50% कम रहता है, माने 50 व्यक्ति हो गया, अगर वो फैट कम कर दिया इंटेक, संभावना जो बनती है तो उसका कोलेस्ट्रॉल, या कोई बेबी बर्न है तो 2 वर्ष तक उसका कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है। महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है ना, ये मासिक धर्म के पूर्व 20 से 30% बढ़ जाता है और उसके पश्चात सामान्य हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये बढ़ा रहता है और ये ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये सामान्य हो जाता है। ये है कोलेस्ट्रॉल की बात। तो इसलिए फैट इंटेक करना आवश्यक है बैलेंस डाइट के साथ। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन कैसा है, क्योंकि फैट ले रहे हैं और जीआईटी आपका फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये है, तो आपको अपने जीआईटी, जो भी सर अभी बोल रहे थे हम लोग, जीआईटी माने स्टमक, एसआई और एलआई, इनका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज आप इंटेक कर रहे हैं, एक तो माल न्यूट्रिशन नहीं होना है। अगर माल न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपको देखना है कि डाइजेशन हो जाए, और अगर डाइजेशन हो जाए तो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इन सब में भूमिका सब सारे पार्ट्स की, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, स्टमक, लीवर, एसआई, एलआई, इन सब चीजों का है। तो ऐसा नहीं कि हमारा डाइजेशन खूब अच्छा नहीं और हम फैट इंटेक कर रहे हैं, तो हमको अपने जीआईटी के फंक्शन को पहले सुधारना होगा। लेकिन फैट का इंटेक करना है जीआईटी सुधार के, नहीं तो ये अलग अलग ब्लड में ये लेवल मिलेंगी जो बताएंगी कि ये है या नहीं। अब क्या है कि जो ब्लड है इसमें जो एंजाइम है, ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है। माने प्रेरक का क्या मतलब है, ये होने वाला जो फंक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता। जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट, ये शरीर में होने वाले फंक्शन को इंक्रीज, उत्प्रेरक का मतलब है जो फंक्शन होना है अगर ये वहां जाएगा तो इंक्रीज कर देता है। एंजाइम क्या बोलता है, जहां कार्यरत होना है वहां पैदा होते हैं। जब हम लोग हार्मोन को देखे थे कि लोकल और ट्रॉपिकल अलग अलग दूर है, दूसरे को करता है, ये कहता है कि वहीं बनना है। रक्त में इनकी मौजूदगी आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं बल्कि अधिकतर कोशिकाओं का विघटन है। ध्यान से समझिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन है। अगर में ये आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है एंजाइम, तो सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए एंजाइम जो जरूरी जितना होना चाहिए होगा, अगर ये ज्यादा है तो सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं। क्यों हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है। कुछ एंजाइम कोगुलेशन से संबंधित है, ये निष्क्रिय अवस्था में रक्त में होते हैं। अब प्राकृतिक रूप से कोशिका एंजाइम उत्सर्जन है, छोड़े जाते हैं, फिर कोशिकाओं के रूप समाप्त होने पर, विघटन होने पर रक्त में मिल जाते हैं। एंजाइम का रक्त स्तर गिरना रोग निदान में सहायक नहीं होता। कोगुलेशन में उपयोग होने वाले एंजाइम, कोगुलेशन में तो जो यूज होंगे कटने के बाद, चूंकि ये टच में आता है एयर के, तो ये सब चीजें होती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर एंजाइम ज्यादा है तो सेल्स का विघटन होना है, हो रहा है, तो ये हमको जानना चाहिए कौन से एंजाइम है। लाइक दिस की हम लोग अभी चर्चा करें, बायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइम क्या आएंगे, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, सीपीके या सीके। विशेषता क्या है, यह एंजाइम हार्ट और मसल्स एवं ब्रेन के अलावा आंशिक मात्रा में थायराइड, फेफड़े और एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। माने ये एंजाइम कहाँ मिलेगा, रोग क्या होगा, मायोकार्डियल। मायोकार्डियल, कार्डियल की जहां भी बात होती है हम लोग हार्ट से रिलेट करते हैं कार्डिया को, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस एंजाइम की भूमिका होगी उसमें क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज। ये मैक्सिमम कहाँ बनता है, हार्ट में या मसल्स में, ब्रेन में, थोड़ा थायराइड, फेफड़े और एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। सामान्यतः यह क्रिएटिनिन फास्फेट से ऊर्जा रिलीज कराता है। ये कराता क्या है,
ये जो एंजाइम है क्रिएटिनिन फास्फेट से एनर्जी रिलीज कराता है, और सीरम में कितना होगा 4 to 60 IUL पर एल। अब थोड़ा उनकी मेजरमेंट यूनिट है, हम लोग उधर नहीं जा, हम लोग को पता ना कि 4 to 60 इसका IU पर लीटर इसका ये क्वांटिटी है। तो ये एंजाइम की प्रॉब्लम से हार्ट या मसल्स को दिक्कत हो सकती है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के 6 घंटे पश्चात इसका सीरम स्तर बढ़ता है और 24-30 घंटों में अधिकतम स्तर बढ़ता है और 72 घंटे बाद ये सामान्य हो जाए। निष्कर्ष क्या है? बाएं और सीने और बाह में दर्द, सांस लेने में दिक्कत एवं पसीना आना। बाएं ओर का करने का मतलब कि हार्ट का पोर्शन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बाएं की तरफ थोड़ा है, उसको देखेंगे उसका बेस और शिखर तो थोड़ा बाएं की तरफ, क्योंकि थिकनेस बाएं की तरफ ही पंपिंग होती है। जो हार्ट में ब्लड जाता है बॉडी में वो बाएं की तरफ जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल ही एरोटा की तरफ बॉडी में भेजता है, तो हायर लोड उसी पर आता है। तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां होगी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इफेक्टेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है और उसको भेजना है। तो ये हुआ कि अगर बाएं तरफ सीने में और बाह में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है या पसीना आ रहा है, तो ये रोग की संभावना बन सकती है। और ECG आप कराएंगे तो आपको पता चलेगा, और आप ब्लड में टेस्ट कराएंगे तो आपको एंजाइम की परसेंटेज मिल सकता है। सर मैं ऑडिबल हूं? यस, हाँ बोलिए। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? SGOT। जब भी हम लोग लीवर की तरफ डॉक्टर देखता है हमारे, उसको चेक करना होता है, तो SGOT SGPT चेक कराता है। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सो एसीटेट ट्रांसमिनेज। हम लोग किसी सेमेस्टर में इसका फुल फॉर्म भी लिखने को आता है। SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सो एसीटेट ट्रांसमिनेज, ये SGOT का फुल फॉर्म। ये कहाँ है? हृदय की पेशी के अलावा मस्तिष्क, लीवर, अस्थि पेशियों में भी पाया जाता है। यह एक अमीनो एसिड को उसके कीटो एसिड पायरुविक एसिड में बदलता है, बदलकर ऊर्जा उत्पादन में भाग लेता है। सीरम में क्या 4 to 17 है SGOT का। अब जो इसका नॉर्मल लेवल है, तो अगर SGOT या SGPT चेक करता है डॉक्टर, तो कई बार वो ये भी सोच सकता है कि ये परसेंटेज चेंज बहुत तेज होता है। SGOT इन्फारेक्शन माने इन्फेक्शन की तरह हम लोग सोचेंगे इन्फारेक्शन को, अगर ये तो 12 घंटे में बढ़ता है और 24 घंटे में अधिकतम होकर 72 आवर्स में सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी लीवर में तो ये बढ़ता रहता है, रुकता नहीं, पर डे 2 times 3 times हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमको जानना है कि ये कहाँ से इफेक्टेड आएगा। तो हार्ट की पेशी माने हार्ट की जो मसल्स हैं, मस्तिष्क, लीवर और इनमें ये पाया जाता है। क्या परीक्षण है? जब इन्फारेक्शन के चिन्ह ECG में नहीं मिलते हैं तो मात्र इसका बड़ा स्तर रोग की मौजूदगी बता देता है। मैंने ECG में कुछ नहीं मिलेगा तो हार्मोन से भी आप ऐसा सोच सकते हैं। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, it catalyze interconversion of pyruvic acid to lactic acid and vice versa. Its blood level also increase muscles, decreases acute leukemias, pulmonary infarction, renal infarction. तो मायोकार्डियल रोग में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, ये बढ़ता है कुछ देर में सामान्य रहता है, लेकिन इसका स्तर कहाँ पे है? 60 to 250 IU पर है। एक है GTP गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। यह एंजाइम एक पेप्टाइड का गामा ग्रुप
दूसरे पेप्टाइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। लीवर, फेफड़े, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, थायराइड और स्प्लीन में भी मिलता है। हृदय रोग में इसका महत्व इतना है कि इंफार्क्शन के 1 माह पश्चात भी इसका सीरम स्तर बढ़ा मिलता है। मतलब अगर 1 महीने बाद भी चेक कराएंगे तो इसका लेवल हायर मिल सकता है। सीरम हिस्टामिनेज, यह एंजाइम कई ऊतकों में कम अधिक मौजूद होता है। हिस्टामिन को निष्क्रिय करता है। ये अलग अलग दिखता है हिस्टामिन को 0.41 प्लस माइनस 0.17 PU/ml पूरी यूनिट है। जो इसका यूनिट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। पैनक्रियाटिस, सीरम एमाइलेज, यह एंजाइम पैनक्रियाज द्वारा अपने सिक्रेशन में निष्क्रिय अवस्था में निकालता है। अपने स्राव को, सीक्रेट को निष्क्रिय अवस्था में निकालता है पैनक्रियाज। इसी दौरान इसकी कुछ मात्रा ब्लड में आ जाती है। रक्त में मैक्रोफ्लू जिसे नष्ट कर देते हैं। यह एंजाइम सलाइवा में भी पैरोटिड ग्लैंड से स्रावित होता है। अतः मम्स रोग, मम्स माने गले में जो हो जाता है रोग में, इसका असर बढ़ जाता है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इसका असर बढ़ जाता है। इस रोग का लक्षण क्या है? छाती पर स्थित स्तवन निपल के नीचे एक 3 इंच की चौड़ी अगर बेल्ट क्षेत्र में पेट से पीठ की गोलाई में रोगी को तेज दर्द होता है और बैठने लेटने और चलने में प्रॉब्लम होती है। तो निपल से 3 इंच की अगर एक चौड़ाई लेके पूरा सर्कुलर देखा जाए तो यहाँ पे पेन होता है। अगर यहाँ पे पेन होता है तो आप ब्लड टेस्ट में ये पेनक्रियाज की भूमिका हो सकती है। सीरम एमाइलेज वो चेक करा के देख सकते हैं। इस स्टार्च को ग्लूकोज में भी बदलता है। सीरम लाइपेज, यह एंजाइम पेनक्रियाटिक एवं इंटेस्टाइनल जूस में निकलता है। पेनक्रियाज भी, इंटेस्टाइन भी, और जो ब्लड वेसल है उसको एपिथेलियल सेल्स में भी। इसका सीरम स्तर 2800 MIU परसेंटेज मिलता है। यह सीरम स्तर रोग आने के पश्चात 10 से 14 दिनों तक बढ़ा मिलता है। ये देखिए वो घंटे में थे, ये 14 दिन बढ़ा। ये फैट को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। जो सीरम लाइपेज है ये वही है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाट और इंटेस्टाइनल के जो जूस है, तो ये जो सीरम लाइपेज है डाइजेशन में बहुत काम आता है। लाइपेज जो होता है ये भोजन को पचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम लोगों ने पढ़ा है, फैट को तोड़कर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इस रोग के अलावा एंजाइम पेप्टिक अल्सर, लिवर सिरोसिस एवं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी बड़ा मिलता है। सीरम स्तर अधिकतम दिनों तक बढ़ा मिलता है, अतः इसका इलाज का प्रभाव अनुमान किया जा सकता है। कार्सिनोमा ऑफ कैंसर, सीरम पेप्सिनोजेन, यह एंजाइम अमाशय स्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड के चिप सेल से स्रावित होता है, कुछ ब्लड में आ जाता है। यह एंजाइम शरीर के किसी दूसरे ऊतक से नहीं बनता है, यह स्टमक के ही चिप सेल से बनता है। अतः सीरम इसका बनना चिप सेल के असीमित, अगर बहुत सक्रिय हो गया ये चिप सेल माने हाइपर एक्टिव हो गया तो ये सीरम पेप्सिनोजेन हायर मिलेगा। ये कह रहा है कि अगर ये ज्यादा मिलता है मतलब आपके स्टमक के चिप सेल में प्रॉब्लम है, वो हाइपर एक्टिव हो गया है। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय है और ये HCl इसको सक्रिय बनाता है, हम लोगों ने पढ़ा था आगे। आमाशय कैंसर के रोगी के निदान हेतु इस एंजाइम का मान सेकेंडरी रहता है। हाइपर एक्टिव चिप सेल्स का कतई कैंसर नहीं। रोगी को शिकायत हो सकता है अपच का, शरीर भार में कमी है, वजन कम हो जाएगा, पेट दर्द होगा, उल्टी हो सकता है। तो पेट का एक्सरे करा के, गैस्ट्रिक एनालिसिस करा के, आप बायोप्सी करा के जाना जा सकता है। यहाँ हम लोग SGOT की बात कर रहे हैं, SGPT, SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोएसिलेट ट्रांसमिनेज, SGOT, SGPT, ये दोनों ट्रांसमिनेज कहलाते हैं जो लीवर कोशिकाओं में अमीनो एसिड और केटा एसिड का कन्वर्जन कराते हैं। इसमें SGPT हृदय में नहीं पाया जाता
अतः दोनों का सीरम स्तर बढ़ना लीवर और अस्थपेशियों का रोगी होने का इशारा है। लीवर रोग में एसजीपीटी का मान अधिक होता है। एसजीपीटी अगर हायर है तो लीवर में प्रॉब्लम है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या सीरम हेपेटाइटिस। दोनों ही रोगों में दोनों एंजाइम का मान बढ़ना रोग की गहराई है। माने अगर एसजीओपीटी बढ़ा है, एसजीपीटी, तो लीवर की तरफ भी हो सकता है, और एसजीओटी बढ़ा है तो हार्ट लिवर दोनों को सोचता है। इस एंजाइम का सीरम मान रोगी के लक्षण आने के पूर्व अधिक हो जाता है। ज्वर, भूख न लगना, ज्वाइंटिस जैसे लक्षण आने पर रोग 85% वैसे ही हो जाता है। मतलब अगर भूख नहीं लग रहा है, ज्वर है, ज्वाइंटिस है, मैंने डाइजेशन में वीक हो रहा है, लीवर में क्या बाइल जूस ही नहीं बनाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये इसीलिए जब भी आपको भूख नहीं लगता, इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट में एसजीपीटी एसजीओटी चेक कराता है, तो वो इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज, इस एंजाइम का लीवर से कोई काम नहीं है। लीवर के माध्यम में बाइल जूस में इसका उत्सर्जन होता है। लीवर के माध्यम से बाइल जूस में इसका उत्सर्जन होता है। यह एंजाइम की अधिक मात्रा अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट सेल की सक्रियता। देखिए, सीरम अल्कलाइन फास्फेट्स अगर आपका ज्यादा है तो लीवर बोल रहा है कि नहीं पैदा है। बाइल जूस में इसका उत्सर्जन होता है। बाइल जूस बनाता लीवर है, लेकिन बाइल जूस बनने के बाद इसमें ये बनता है, मैं भी कंसंट्रेशन में बनता हूँ। इस एंजाइम की सामान्य से अधिक मात्रा पोस्ट हिपेटिक ज्वाइंटिस, देखो पोस्ट मतलब लीवर के बाद, प्री माने लीवर के पहले, हिमोलिटिक जो बोलते हैं, हिमोलिटिक, और या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिकेट, हाइपोथायराइड या ओस्टियोसिस डिफॉर्मेंस की संभावना देती है। यह एंजाइम ऑस्टियोब्लास्ट सेल में ही पैदा होते हैं, और ये pH 9 का वातावरण प्रदान करते हैं। माने डाइजेशन जो 8+ में होगा उसके लिए वातावरण प्रदान करता है। यह परीक्षण ज्वाइंटिस का प्रकार तय करने में सहायक तथा टूटी हड्डियों, फ्रैक्चर्ड बोन्स के जुड़ने में ऑस्टियोब्लास्ट सेल की सक्रियता का अनुमान देता है। इस तरह इसको आप पढ़ लीजिए पूरा। सीरम एमाइलेज, यह एंजाइम लीवर के बाइल में उत्सर्जन होता है। लीवर बाइल में आता एक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में। एक्यूट माने तुरंत जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, लीवर की बात कर रहा है, बढ़ जाता है और बाइल में घट जाता है। सीरम में बढ़ता है और बाइल में घट जाता है। यह परीक्षण लीवर वेदना को रीनल कोलिक और इंटेस्टाइनल कोलिक से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। सीरम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यह एंजाइम एक्सक्लूसिवली लीवर कोशिकाओं में होता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसकी सीरम में मात्रा लीवर रोग में बढ़ती है। अगर लीवर हाइपर एक्टिव हो गया तो ये बढ़ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटिस या लीवर सिरोसिस में इसका मान साकमन, अगर देखिए कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या लीवर सिरोसिस है, तो इसका सीरम मान सामान्य मिलता है। सीरम एल्डोलेज, स्केलेटल मसल्स, यह एंजाइम लीवर, अस्पेशिया, मस्तिष्क एवं कैंसर कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्राओं में पाई जाती है। यह एंजाइम कोशिकाओं में फ्रक्टोज, ट्राइओज फास्फेट को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। इसका सीरम मान निम्न रोगियों में, बड़े रोगों में बढ़ा मिलता है। डर्मोटोमोसाइटोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वायरल हेपेटाइटिस, डचेने मस्कुलर एस्ट्रोफी और माइकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें यह बढ़ा हुआ मिलता है। इस एंजाइम का मान पोलियोमाइलिटिस रोग में सामान्य से कम हो जाता है। उपरोक्त रोग का निदान चिकित्सक की जांच एवं मरीज की शिकायत से 100%। एंजाइम का सीरम मान्य रोग निदान को कंफर्म कर देता है। सीरम क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, यह एंजाइम हृदय और मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करता है।
अस्थपेशियों के अधिकांश रोग कम उम्र के बच्चों में प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्या करता है, हार्ट और मसल्स में ऊर्जा जनरेट करता है। सीरम क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, इस एंजाइम का सीरम मान थोड़ा ही बढ़ता है। पोलियोमाइलाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डर्मेटोमायोसाइटिस, दोनों में इसका मान मॉडरेटली बढ़ता है, किंतु डचेने मस्कुलर एट्रोफी में इस एंजाइम का सीरम मान सामान्य से अधिक है। इस एंजाइम का सीरम मान बच्चों में रोग के लक्षण आने के पूर्व ही बढ़ा मिलता है, लेकिन रोग निदान कर लेने के बावजूद रोगी में रोग से छुटकारा नहीं मिलता है। सीरम एल्कनाइज फास्फेटेज, यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल के सक्रिय होने का डिक्रीज है। अस्थियों के बोन माने डिजीज है, डिजीज या बोन्स, इसमें कैल्सिफिकेशन करवाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। हम लोग पढ़े थे एक बार, चलिए इसको देख लेते हैं आगे। सीरम एसिड फास्फेटेज मैलिग्नेंसीज, यह एंजाइम एसिड माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न कराता है। यह प्रोस्टेट, स्प्लीन, किडनी, प्लाज्मा, लिवर एंड पैनक्रियाज में पाया जाता है। आरबीसी में प्लाज्मा मात्रा के बराबर होता है, आरबीसी तो निकली ले। सीरम का मान कार्सिनोमा, प्रोस्टेट, ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया तथा थ्रोम्बोसाइटोसिस स्थिति में बढ़ा देता है। सीरम सीरम बीटा ग्लूकुरोनिडेज, यह एंजाइम लीवर, स्प्लीन, गर्भाशय, स्तन, वेडिनल ग्लैंड में अधिकतम होता है। तो इस तरह इन को आप एक बार देख लीजिए, याद तो हो गया नहीं। यह बेंजोइक एसिड एवं फिनाल टॉक्सिक तत्वों के ग्लूकोनिक एसिड को बांधकर किडनी से एक्सक्रीट करा देता है। सीरम मूत्र में अधिक मात्रा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर का द्योतक। अगर सीरम में या मूत्र तथा मूत्र में इसकी मात्रा ज्यादा मिलती है, किसकी, सीरम बीटा ग्लूकुरोनिडेज, तो क्या कहता है कि यूरिनरी ब्लैडर में आप कैंसर हो सकता है। मेल में ये मात्रा ज्यादा मिलती है और फीमेल में कम मिलती है। तो इस तरह ये है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन तो हो गया सर। ये बढ़िया। देखिए ये सेमेस्टर 3 में बीएचबी में ये कोर्स में है, और इस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं क्योंकि ब्लड टेस्ट के वाले वो है और बीएचबी पे इस पर अधिक चर्चा नहीं हो पाती है। तो हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसको ही पढ़ें, और इससे कम से कम और कुछ ना हो कि इसके जब मान जो लिखे हुए हैं या किन रोगों में ये होता है, तो कभी कोई रिपोर्ट कहीं आप देखें तो इसको भी रिफर कर लीजिए, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे करते हैं। फिर हम लोग चाइनीज और हम लोग सब मालूम हो गया है, ट्रिटाइज चाहे 3 हो 4 हो, ट्रिटाइज 2 हो, इधर हमारा आयुर्वेदिक हो, कंसेप्ट हम लोग क्लियर है कि हम लोग लीवर में करना है तो कहाँ करना है। तो लीवर की उंगली पे हमको करना है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किसी अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई तो किडनी की कोई प्रॉब्लम पर हमको फिंगर नंबर 4 में करना है, फिंगर नंबर 3 में करना है, कौन सा स्पायरल लेना है, 5th स्पायरल, 3rd स्पायरल, जो भी ले रहा है वो ले लीजिए। फिर हम लोग पास आयुर्वेद में रामबाण है 4, 5, 6, 3, 6 स्टोन, उसी के एक्सटेंशन है 1, 4, 5, 6, 3, 6 स्टोन, फिर 2, 4, 5, 7, 9, 8, 0, 1, 3, 6 स्टोन। तो ये सब हमारे पास एक वो है। उसी तरह डॉक्टर वॉल ने अलग हम लोगों को दे दिए हैं। डॉक्टर वॉल क्या कह रहे हैं, डॉक्टर वॉल कहते हैं कि भाई सीएमपी पॉइंट को जरूर आप यूज करिए, सीएमपी पॉइंट को यूज करिए, 1, 2, 3 के पॉइंट है तो उनके पॉइंट नोट कर दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं तो बेथी लगा लीजिए। यानी सब पॉइंट हम लोग को क्लैरिफाइड है। ऐसा मत सोचिए कि रोग का हम निदान नहीं कर सकते, और निदान करने के बाद उसका उपचार भी हम लोग कर सकते, दोनों चीजें। रोग हम लोग रिपोर्ट आई, निदान हो गया, रिपोर्ट के इस तरह के रोगों में पहले से रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हमने देखा तो उसमें लिखा रहता है इम्प्रेशन,
वो इंप्रेशन से हमको मालूम हो गया कि लीवर है, किडनी, कहाँ की प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास अपने प्रोटोकॉल्स है, हम ट्रिटाइज 3-4 में अगर चले जाए तो हमको किसी भी रोग का एक उपचार मिल सकता है। उसी तरह जो आयुर्वेदिक है उसमें आयुर्वेदिक में हमारे पास हिपोक्रेटस 1, 2, 3 है। इसके बाद जो है जहाँ 4, 5, 6, 3, 6 स्टोन वाला है तो हम लोग कहते हैं उसको कि वो हमारा सर्कुलेशन वाले बेस पर हमारा बढ़िया ट्रीटमेंट है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग को एक दृष्टि मिलती है, और ये पढ़ना, इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूर पढ़िए आप लोग, अभी मत पढ़ें, जब भी पढ़ना हो, मतलब अभी ना पढ़ सके तो उसको पढ़िए जरूर। ये ट्रिटाइज मतलब ये बीएचबी में बड़ी इंपॉर्टेंट किताबों मानी जाती है, भाग 1, भाग 2। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी इस सेमेस्टर में आप जब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पार्ट 2 भी धीरे धीरे, पार्ट 1 तो पूरा हम कराएंगे ही, लेकिन पार्ट 2 में भी हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में धीरे धीरे हम लोग आए और वो 4th सेमेस्टर में अंदर ही आ जाए। 4th सेमेस्टर का कोर्स, 4th तक का कोर्स हम लोगों ने बढ़ा दिया है समवाय के हिसाब से, क्योंकि हम लोग कुछ चीजें और ले रहे हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, ताकि हमको कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए कि हम ये चीज कर रहे हैं चाइनीज में तो क्यों कर रहे हैं, आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। यही हमारा ट्रीटमेंट है, यही निदान है, उसी बेस में ट्रीटमेंट है। तो हम लोग उनके स्तर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा ग्रहण करेंगे, जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम ट्रांसफर करेंगे। तिवारी जी ऐसा मत सोचे कि तिवारी जी बहुत अधिक बीएचबी जानते हैं, वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन बीएचबी से पढ़ करके जो ज्ञान है उसको तुरंत उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या है, जो भी है प्रतिमा राव के पास जितना ज्ञान है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जो ज्ञान किसी के पास है वो हम लोग आगे ट्रांसफर कर दें, क्यों, हमको जो मालूम है वो दूसरे को मालूम हो जाए। यही खेमका सर चाहते हैं, और यही हमारी थेरेपी के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने सेमेस्टर की क्लासेस में। प्रणाम सर। प्रणाम।